Hello everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture video. In this lecture video, हम एक प्रोग्राम में देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर मैंने रखा 3/2, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स ये कंटेन करेगा, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगी। तो यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। सपोज दैट मैंने लिया 2 1 4 3 1 2। तो ये 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। अब इसको हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए। यानी कि रूल नंबर 1 ये कहता है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरी मैट्रिक्स लिखी, ऑर्डर मैंने रखा 2/3, यानी कि अब की बार 2 रो और 3 कॉलम होंगी। इस मैट्रिक्स में भी टोटल 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ पे 1 0 4 2 1 3। तो यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम की ये मैट्रिक्स बन गई है। अब देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इंटू सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। करके देखते हैं। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी पहले 1 के साथ, तो 2 1 2 होता है। इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, तो 1 2 जब भी 2 होता है। बीच में हम साइन लगाएंगे प्लस का। इसके बाद यही फर्स्ट वाली रो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड वाली कॉलम के साथ, 2 × 0 0 मिलेगा, प्लस 1 × 1 1 होगा। इसके बाद यही फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम के साथ, 2 × 4 8, 1 × 3 3। इसके बाद सेकेंड रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, देन सेकेंड देन थर्ड। तो आंसर मिलेगा 4 × 1 4, प्लस 3 × 2 6, 4 × 0 0, 3 × 1 3, 4 × 4 16, 3 × 3 9। और इसी तरीके से थर्ड वाले रो के एलिमेंट्स भी पहले फर्स्ट रो के साथ, फिर सेकेंड और फिर थर्ड रो के साथ। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 4 4, 2 × 3 6। अब ये फाइनली जो मिलेगा हमें रिजल्ट, वो 2 + 2 4, 1 + 1 1, 8 + 3 11, 4 + 6 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 25 मिलेगा, 4 2, 4 + 6 10। तो फाइनली आपको 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिली। लेकिन देखते हैं कि प्रोग्राम में इसका क्या लॉजिक होगा। प्रोग्राम में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसके कोड में हमने सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है, इसके बाद मेन फंक्शन लिखा है। अब यहाँ पे हमने 3 मैट्रिक्स डिक्लेयर करी हैं। ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 लिखा है, बी मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर 2/2 लिया है। अब आपको ना यहाँ पे रूल नंबर 1 ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, क्योंकि हर बार आपको जो प्रोग्राम लिखना होगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा वो या तो 2/2 ऑर्डर का होगा या 3/3 ऑर्डर का होगा। तो इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद ये तीसरी मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी है वो इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करने के लिए करी है। हमने यहाँ पे 3 और वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं क्योंकि हमें फॉर लूप में उनका यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हमने printf फंक्शन से ये कहा है कि वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके दे एंटर एलिमेंट फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप का, जिसमें बाहर वाला लूप कॉरेस्पॉन्ड टू रो, इनर लूप कॉरेस्पॉन्ड टू कॉलम। स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम वो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स इनपुट ले सकते हैं।
अब एज वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे ऑर्डर 2 by 2 है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स को ये कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे हम 4 एलिमेंट, सपोज दैट मैंने इनपुट लिए 3 2 1 4, ये 4 एलिमेंट्स मैंने स्कैनफ की हेल्प से इनपुट ले लिए हैं, जो स्टोर होंगे ए वाली मैट्रिक्स के IJ इंडेक्स पे। इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगी 0 0 0 1 1 0 1 1। वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम कोड लिखा है सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट लेने के लिए। चेंज सिर्फ यहाँ पे है क्योंकि अब की बार हम बी के इंडेक्सिंग पे एलिमेंट्स स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी बी वाली मैट्रिक्स का साइज 2 by 2 है, टोटल 4 एलिमेंट्स हम इनपुट ले सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इनपुट लिया 2 4 1 3, इंडेक्सिंग इसकी यही होगी। अब यहाँ तक हमने 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया है। अब इन दोनों को डिस्प्ले भी तो कराना होगा ना स्क्रीन पर, उसके लिए देखते हैं कि आगे क्या कोड हम लिखेंगे। अभी तक हमने 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट लिया है, जिन एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए हमें फिर से फॉर लूप का यूज़ करना होगा। और अब की बार हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है प्रिंटफ में फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने फिर से यूज़ किए हैं 2 फॉर लूप का। अब प्रिंटफ हमें जो एलिमेंट्स हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के यूज़र से इनपुट लिए थे उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाएगा। हमने ये 4 एलिमेंट्स इनपुट लिए थे, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमें मिलेंगे। क्योंकि अब की बार हमने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी यूज़ करी है /n, इसका मतलब यही है कि फर्स्ट वाली रो के बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें सेकेंड रो में मिले। अच्छा, ये जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर, ये किस तरीके से काम कर रहा है ये हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम वैसे ही सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी डिस्प्ले कराएंगे। दोबारा से फॉर लूप का यूज़ किया है और अब की बार चेंज सिर्फ बी की जगह पे है। तो यहाँ पे जो हमने सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट यूज़र से इनपुट लिए थे वो 2 4 1 3 थे, तो इस तरीके से वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर मिलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लॉजिक होगा और वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ये लॉजिक है। हम देखते हैं कि ये लॉजिक काम कैसे किया। सबसे पहले यहाँ पे हम वो 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमने यूज़र से इनपुट ली थी। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ली थी 3 2 1 4, ये हमारी ए वाली मैट्रिक्स है। 2 4 1 3 ये बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप में आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करेगा 0 <2, कंडीशन ट्रू है, लूप बॉडी के अंदर आएगा। जहाँ पे जे की वैल्यू उसको 0 मिली, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो सी ऑफ 0 0 पर, क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, तो इनिशियली हमने क्या किया, सी ऑफ 0 0 इंडेक्सिंग पे हमने स्टोर करा दिया 0 वैल्यू को। तो अभी हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सी ऑफ आई जे की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसके बाद यहाँ पे के की वैल्यू उसको 0 मिलती है, कंडीशन चेक करेगा 0 <2, लूप बॉडी के अंदर आएगा। अब इस वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस करना है फिर सी ऑफ आई जे के साथ, और वो वैल्यू स्टोर करा देनी है सी ऑफ आई जे में। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा सी ऑफ आई जे प्लस ए ऑफ आई के मल्टीप्लाई बी ऑफ के जे। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। सी ऑफ आई जे में हमारे पास कितनी वैल्यू है, 0, हमने 0 लिख दिया, प्लस ए ऑफ आई के, आई की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं एक बार इंडेक्सिंग लिख देती हूँ ताकि समझना आसान हो। इनकी इंडेक्सिंग है इस तरीके से 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे इनिशियली आई जे और के तीनों की वैल्यू क्या है, 0 है, तो सी ऑफ आई जे में तो 0 लिख दिया हमने। इसके बाद ए ऑफ 0 0 पर, तो ए ऑफ 0 0 पर हमारे पास एलिमेंट है 3, हमने लिख दिया। इसके बाद बी ऑफ 0 0 पे हमारे पास एलिमेंट है 2, हमने लिख दिया। सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 6। ये जो 6 वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी सी ऑफ आई जे में। इसके बाद क्योंकि ये लूप है, अब यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 0 से 1, कंडीशन चेक करेगा 1 <2 होता है, लूप बॉडी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू तो 0 ही है, के की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो जहाँ पे के की वैल्यू हमने 0 लिखी है वहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब लिखते हैं वैल्यूज, सी ऑफ 0 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, अब 6 वैल्यू आ चुकी है, इसको रफ कर देते हैं। तो अब हमारे पास सी ऑफ आई जे में वैल्यू है 6 प्लस ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 1 पे हमारे पास वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई का साइन, बी ऑफ 1 0, बी ऑफ
1 0 पे वैल्यू हमारे पास 1। सॉल्व करके मिलेगा हमें 8, और ये 8 वैल्यू स्टोर हो चुकी है कहाँ पे, सी ऑफ आई जे में। फिर से इंक्रीमेंट करेगा 1 से 2, देखेगा 2 लेस देन 2 नहीं होता, तो अब की बार ये आउटर फोर लूप पे जाएगा और जे की वैल्यू को 0 से 1 करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है विच इज़ 8। अब यहाँ पर i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 1 है, और k की वैल्यू अब शुरू होगी 0 से। तो हम लिख लेते हैं i की वैल्यू हमारे पास 0 है, जहाँ पे j है वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और जहाँ पे k है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 1 है, और इसके बाद हमने c ऑफ i j पे क्या स्टोर करा है, 0 को, और k की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे c ऑफ i j में हमें 0 रखना है, प्लस a ऑफ 0 0, a ऑफ 0 0 पर है वैल्यू 3, मल्टीप्लाई b ऑफ 0 1, b ऑफ 0 1 पे वैल्यू है 4, कैलकुलेट होगा 12, यानी c ऑफ i j में अब कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। k की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 1। अब जहाँ पे k की वैल्यू 0 रखी है वहाँ पे हम लिख देते हैं 1, बाकी तो सेम ही रहेगा। अब लिखते हैं c ऑफ 0 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी थी, 12, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 12, प्लस a ऑफ 0 1, a ऑफ 0 1 पे वैल्यू है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई b ऑफ 1 1, b ऑफ 1 1 पे वैल्यू है हमारे पास 3। सॉल्व होकर मिलेगा 12 प्लस 6 विच इज़ 18। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 18। इसी तरीके से हमें आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। अब जब हमारे पास ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो प्रिंट एफ से हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स कैलकुलेट होकर आई है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर मिले। तो ये जो लूप हमने यूज़ किया है वो इसी मैट्रिक्स को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए किया है। फाइनली आपको सी मैट्रिक्स ये प्रिंट होकर मिलेगी। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आओ कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.